आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं 10 में है दम। 10 में है दम में आज क्या है कुछ खास, आइए फटाफट से एक नजर इस पर डाल लेते हैं। 10 में है दम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे फडणवीस और नवाब की लड़ाई की, जो कि अंडरवर्ल्ड की एंट्री अब इसमें हो चुकी है और इसने एक नया भूचाल ला दिया है। इसके साथ ही हम बात करेंगे तालिबान पर कल होने वाली 8 देशों की सबसे बड़ी बैठक की। बात होगी बाइडेन के किस फैसले से अखुंदजादा की नींद उड़ गई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे को उठाता है, तो आप भी उठाएं अपनी आवाज अपनी भाषा में कू ऐप पर। आज का हमारा जो सवाल है वो ये कि अखिलेश यादव का समाजवादी इत्र से वोट साधने का दांव क्या कारगर होगा। तो आप अभी जाइए कू ऐप पर और जो भी आपकी राय है, जो भी आप विचार रखते हैं, उसे रखिए कू ऐप पर। और आइए अब 10 में है दम की शुरुआत हम करते हैं नवाब और फडणवीस की जो लड़ाई है उसके साथ, और कैसे इसमें अब अंडरवर्ल्ड की एंट्री हो गई है, अंडरवर्ल्ड से तार जुड़ गए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? या किसी बम ब्लास्ट के आरोपी से ये प्रॉपर्टी हमने खरीदी नहीं। अंडरवर्ल्ड से संबंध और संपर्क कैसा है, इसका एक अध्याय पेश किया है। मलिक पर बमबारी, दाऊद के गुर्गों से यारी। 5 प्रॉपर्टीज छपड़ी है, जिनमें से 4 में तो अंडरवर्ल्ड का एंगल है। कौड़ियों के भाव खरीदी करोड़ों की जमीन। 2000 पर स्क्वायर फीट का मार्केट रेट और उसको खरीदा जा रहा है 25 रुपया स्क्वायर फीट से, और एक्चुअल पेमेंट हो रहा है 15 रुपया स्क्वायर फीट से। आरोपों की बौछार, अंडरवर्ल्ड से जुड़े तार। आप मुंबई की उस विभीषिका को याद कीजिए जिस समय मुंबई में बम विस्फोट में हमारे मुंबईकरों के चीथड़े उड़ते हुए हमने देखे। और ये सच्चाई को देवेंद्र जी ने राई का पर्वत बनाने की कोशिश की। देवेंद्र फडणवीस और नवाब मलिक की लड़ाई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद, 93 ब्लास्ट के गुनहगार सलीम पटेल और सरदार खान की एंट्री से महाराष्ट्र की सियासत में नया भूचाल आ गया है। अभी तक दूसरों पर सवालों की बौछार करने वाले नवाब मलिक अब खुद सवालों के घेरे में हैं। करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव खरीदने और इस खरीदारी में अंडरवर्ल्ड कनेक्शन को लेकर उठे सवाल से मलिक के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई है। और सबसे बड़ी बात, मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये मुंबई के गुनहगारों ने LBS रोड पर 3 एकड़ की जमीन आपको 20 लाख रुपए में दे दी? नवाब मलिक ने जिन 2 लोगों से जमीन खरीदी वो 2 नाम है सलीम पटेल और सरदार खान। ये दोनों अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बेहद करीबी माने जाते हैं। दाऊद के इशारे पर हुए 93 मुंबई ब्लास्ट में सरदार खान ने अहम भूमिका निभाई थी। सवाल उठ रहा है कि मुंबई के गुनहगार से नवाब मलिक ने जमीन क्यों खरीदी? सवाल ये उठता है कि इनके ऊपर टाड़ा था, टाड़ा उस समय, ये शायद बेल पर बाहर आए होंगे इसलिए वो कर पाए, वो अभी उसमें असर्टन नहीं कर पाया। इनके ऊपर टाड़ा लगा था, और टाड़ा का अगर आप कानून देखें तो टाड़ा के कानून में टाड़ा का जो आरोपी होता है या कन्विक्ट होता है उसकी सारी प्रॉपर्टी सरकार जब्त करती है। 12 मार्च 1993 को एक के बाद एक हुए कई धमाकों से पूरी मुंबई दहल उठी थी। बम धमाके में 257 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। मुंबई को दहलाने वाली इस साजिश में सरदार खान भी शामिल थे। आगे बढ़ने से पहले जरा इनका पूरा परिचय भी जान लीजिए। कौन है सरदार शाह वली खान? 1993 मुंबई ब्लास्ट का गुनहगार है, उम्र कैद की सजा काट रहा है। टाइगर मेमन के साथ इसने ट्रेनिंग ली थी, बम रखने के लिए कई जगहों की रेकी की थी। वहीं सलीम पटेल दाऊद की बहन का ड्राइवर और बॉडीगार्ड है। हसीना पारकर के साथ इसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। दाऊद के भाग जाने के बाद सलीम के नाम पर संपत्ति खरीदी जाती थी। बॉम्ब ब्लास्ट 1993 में हुआ, ट्रांजैक्शन 2005 में हुआ, आरोपी कन्विक्टेड थे, तो इसका बहाना वो ले नहीं सकते। दूसरी बात,
कानून में एक प्रिमाइस बहुत स्पष्ट है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कल तक जो नवाब मलिक दूसरों का काला चिट्ठा खोलने का दावा कर रहे थे, क्रूज ड्रग्स के अधिकारियों पर आरोपों और सवालों की बौछार कर रहे थे, जमीन खरीदारी और अंडरवर्ल्ड के रिश्ते पर उठे सवालों ने उन्हें ही सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। इसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपया निकली एडजुडिकेशन में, ताकि स्टैंप ड्यूटी कम पैसे पर भरनी पड़े। हमने उनसे ओनरशिप ली। उनका जो पावर ऑफ अटॉर्नी था सलीम पटेल, उससे हमने रजिस्ट्री की। वो सारे कागजात उपलब्ध हैं। किराएदार के नाते उस समय जो स्टैंप ड्यूटी थी, जो कीमत थी, हमने अदा की। वो सरकारी दस्तावेज में उपलब्ध है। अब जरा समझिए नवाब मलिक जमीन और अंडरवर्ल्ड का पूरा मामला है क्या। दरअसल सरदार खान और सलीम पटेल ने नवाब मलिक को एलबीएस रोड पर 2.5 एकड़ जमीन बेची। जमीन को सॉलिड्स कंपनी के नाम पर रजिस्ट्री की गई। सॉलिड्स कंपनी नवाब के परिवार की है, जिसका मालिक फराज मलिक नाम का एक शख्स है, जो नवाब मलिक का बेटा है। नवाब मलिक 2019 तक सॉलिड्स कंपनी से जुड़े हुए थे। 15 लाख रुपए सलीम पटेल के खाते में गए। शाह वली को 5 लाख का भुगतान किया गया। बाकी 5 लाख बाद में भुगतान करने की बात कही गई। यानी नवाब मलिक ने 20 लाख में 2.5 एकड़ जमीन खरीद ली। 2005 में इसकी खरीद हुई है 2053 पर स्क्वायर फीट, यानी 2000 रुपए स्क्वायर फीट से। और ये जो अंडरवर्ल्ड के लोगों से खरीदी गई लैंड कुल 3 एकड़ एलबीएस रोड पर जमीन खरीदी गई 30 लाख रुपए में। देवेंद्र जी का अंडरवर्ल्ड का क्या खेल है इस महाराष्ट्र में, और देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बना रखा था, कल सुबह 10 बजे उसकी जानकारी देंगे। क्रूज से शुरू हुई लड़ाई नवाब मलिक बनाम फडणवीस बन चुकी है। वार पलटवार उन सच्चाइयों को बाहर ला रहे हैं जिससे दुनिया अब तक अनजान थी। अब सभी की निगाहें टिकी है नवाब मलिक पर, जिन्होंने ये दावा किया है कि फडणवीस के आरोपों का जवाब हाइड्रोजन बम छोड़कर दूंगा। और आइए अब बात करते हैं 8 देशों की होने वाली उस बैठक की जिसने तालिबान के भीतर खलबली मचा दी है। इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे अजीत डोभाल। प्लान डोभाल से निकलेगा तालिबान का हल। 8 देशों की बैठक से काबुल में मची खलबली। दिल्ली में होने वाली बैठक पर टिकी दुनिया भर की निगाह। तालिबान और उसके यारों पर आज की रात भारी पड़ने वाली है, क्योंकि अफगानिस्तान के हालात पर दिल्ली में सबसे बड़ी बैठक होने जा रही है। भारत की मेजबानी में 10 नवंबर यानी कल एनएसए लेवल की बैठक हो रही है, जिसकी अध्यक्षता करेंगे अजीत डोभाल, जिसमें भारत के अलावा रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिज, गणराज्य और ईरान के सुरक्षा सलाहकार शामिल होंगे। भारत ने पाकिस्तान और चीन को भी इसमें आमंत्रित किया था, लेकिन तालिबान के इन दोनों यारों ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। आगे हम आपको बताएंगे कि बैठक में पाकिस्तान और चीन ने शामिल होने से इनकार आखिर क्यों किया। ये भी बताएंगे कि 8 देशों की हो रही बैठक से काबुल में क्यों मची हुई है खलबली। लेकिन उससे पहले जान लीजिए आखिर इस बैठक की जरूरत क्यों पड़ी। पुरानी सरकार को बेदखल कर तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता में आए 4 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुके हैं, लेकिन हालात सुधरने की बजाय बद से बदतर होते जा रहे हैं। खून खराबा थमने की बजाय तालिबानी आतंकी बेकाबू होते जा रहे हैं। अखुंदजादा के वजीरों की मनमानी ने, जिसने दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। दिल्ली में होने वाली इस बैठक में आतंकवाद, ड्रग्स तस्करी, हथियारों के जखीरे, मानवीय सहायता, अखुंदजादा सरकार के स्वरूप, शांति बहाली समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इन तमाम मुद्दों के अलावा अफगानिस्तान में अमेरिका के छोड़े गए सैन्य हथियारों और उपकरण से पैदा हुए खतरे पर भी चर्चा होगी। जाहिर है इन हथियारों के मिल जाने के बाद तालिबानी आतंकी पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गए हैं, जिससे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। अफगानिस्तान में लगातार
लगातार हो रही खून खराबे के बीच होने जा रही ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, लेकिन चीन और पाकिस्तान ने शामिल ना होकर सवाल खड़े कर दिए। चीन और पाकिस्तान उन देशों में शामिल हैं जो तालिबानी राज के खास माने जाते हैं। अफगानिस्तान में हो रहे खून खराबे पर पूरी तरह से इन्होंने आंखें मूंद रखी हैं। चीन और पाकिस्तान नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के हालात को लेकर भारत की ओर से किसी भी तरह की दखल अंदाजी हो, लेकिन भारत ने अफगानिस्तान के हालात पर दिल्ली में बैठक बुलाकर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान और चीन से पुरजोर कोशिश की अफगानिस्तान पर बुलाई जा रही बैठक में बाकी देश भी शामिल ना हो, लेकिन रूस समेत 7 देशों के समर्थन से तालिबान और उसके यारों की नींद उड़ा दी है। इधर अमेरिका ने तालिबान को 2 टूक चेतावनी दे दी है कि अब किसी तरह की कोई आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। मतलब ये कि आने वाले समय में अफगानिस्तान का आर्थिक संकट और गहरा सकता है। बाइडेन ने बढ़ाई अखुंदजादा की मुसीबत। सुपर पावर की सख्ती से सख्ते में तालिबान। पाई पाई के लिए तरसेगा नया अफगानिस्तान। हाथ में सत्ता लेकिन खजाना बिल्कुल खाली। नए अफगानिस्तान की इसी कड़वी सच्चाई ने तालिबानी सरकार की नींद उड़ा दी है। देश की नई सरकार के पास इतने भी पैसे नहीं जिससे वो बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके, अपने लोगों को तनख्वाह दे सके, बेकाबू आतंकियों को काबू में कर सके। और इसी बीच अमेरिका ने तालिबान सरकार को आईना दिखाते हुए बाइडेन सरकार ने यह साफ कर दिया है कि नए अफगानिस्तान को किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। अमेरिका ने कहा है कि सत्ता पर तालिबान का कब्जा है। तालिबान के जरिए अफगानिस्तान को आर्थिक सहायता वो नहीं करेगा। अमेरिका के इन 2 टूक शब्दों ने अफगानिस्तान में गहराए आर्थिक संकट को कम होने की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सुपर पावर के इस सख्त तेवर का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के पास इतने भी पैसे नहीं होंगे जिससे वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। सुपर पावर की सख्ती को अमेरिका को दिए तालिबानी धमकी से जोड़कर देखा जा रहा है। हाल ही में तालिबान ने अमेरिका को धमकाते हुए कहा था कि मान्यता मिलने में अगर देरी हुई तो अमेरिका को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। तालिबानी खतरे को लेकर दुनिया की कई एजेंसीज पहले ही आगाही कर चुकी हैं कि हाल के दिनों में अफगानिस्तान में बढ़े आतंकी वारदातों ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी, जिसमें ज्यादातर आतंकी संगठन तालिबान के ही पाले हुए हैं। ऐसे में मान्यता देने को लेकर तालिबानी धमकी ने अमेरिका को बुरी तरह से नाराज कर दिया है। तालिबान की तबाही तय। अफगानिस्तान में आर्थिक बदहाली का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि तालिबान सरकार मजदूरों को मजदूरी के तौर पर रुपये की जगह गेहूं देने के लिए मजबूर हो गई है। अफगानिस्तान के आर्थिक संकट से उबरने के लिए अखुंदजादा के नुमाइंदे संयुक्त राष्ट्र संघ से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगी। अब जरा समझिए सुपर पावर की सख्ती से अफगानिस्तान की आर्थिक व्यवस्था कैसे प्रभावित होने वाली है। अफगानिस्तान के 9 अरब डॉलर के स्वर्ण और विदेशी मुद्रा भंडार पर अमेरिका का नियंत्रण है। इसमें से 7 अरब डॉलर तो अकेले उसके पास रखा हुआ है। अमेरिका ने अफगान केंद्रीय बैंक की संपत्ति फ्रीज कर दी है। विश्व बैंक और IMF ने पैसा देने से इनकार कर दिया है। तालिबानी कब्जे से पहले तक अफगानिस्तान को कुल 8.5 अरब डॉलर की सालाना मदद मिलती थी। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के 12 बैंक्स को डॉलर में लेन देन के लिए विदेशी बैंक्स की जरूरत है, लेकिन अमेरिकी सख्ती की वजह से विदेशी बैंक्स ने मदद बंद कर दी। अफगानिस्तान के बैंक्स के पास इतने भी पैसे नहीं कि अपने ग्राहकों के जमा पैसे को वापस लौटा सके। ऐसे में सुपर पावर की सख्ती ने अफगानिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की, जहां पर जुबानी जंग तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। ये सरकार बड़े लोगों के लिए है। नोटबंदी से बड़े लोगों को, बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। यूपी में जैसे जैसे सियासी पारा चढ़ रहा है, जुबानी जंग तीखी होती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनावी अभियान पर निकल चुके हैं। योगी आदित्यनाथ कल पश्चिमी यूपी के कैराना और रामपुर में थे, तो आज योगी ने बदायूं और शाहजहांपुर में जनसभाओं को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। केवल और केवल भ्रष्टाचार में लिप्त थी। प्रदेश की जनता के सामने पहचान का संकट खड़ा कर रही थी।
न उनके पास गांव का एजेंडा था, न किसानों के लिए कोई एजेंडा था, न युवाओं के लिए था, न महिलाओं के लिए था। उनका स्वयं का एजेंडा था। मैं और मेरा परिवार तक वे सीमित थे और यही कारण है उनके हर कार्यों में ये अहंकार, मैं और मेरा का अहंकार झलकता था। योगी जनसभाओं के जरिए विपक्ष को निशाना बना रहे हैं, तो उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया समाजवादी इत्र जारी करते नजर आए। अखिलेश यादव के हाथों में जो शीशी दिख रही है वो चुनावी शीशी है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया ने परफ्यूम वाली शीशी को जारी करते हुए कहा है कि इससे बीजेपी की नफरत दूर होगी। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे समाजवादी पार्टी के एमएलसी पम्मी जैन, उनके प्रयास से, उनकी टीम के प्रयास से एक बहुत अच्छा परफ्यूम बनाया है। और जैसा कि उन्होंने कहा, जो महकते हुए जाएंगे उन्हें समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा याद दिलाते हुए जाएंगे। रंग भी लाल हरा रखा है आपने। अगर कहीं दूसरी जगह चली जाए ये बोतल, खुशबू बदल पाए ना बदल पाए, लेकिन रंग जरूर बदल देंगे। जिसकी खास बात यह है कि इसको तैयार करने 22 तरह की खुशबुओं का इस्तेमाल किया गया है। इस इत्र को कन्नौज से समाजवादी पार्टी एमएलसी पम्पी जैन ने तैयार किया है। इत्र के जरिए समाजवादी पार्टी खुद को सेक्युलर साबित करने में जुटी हुई है। तो उधर शाहजहांपुर में रैली को संबोधित करते हुए योगी ने अखिलेश के कार्यकाल में किए गए कामों पर सवाल उठाया। इस बीच मचे सियासी घमासान के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी चुनावी बिगुल फूंक दिया। अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए योगी और अखिलेश पर वो जमकर बरसी। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही यहाँ गरीबों को जो राशन मुफ्त बांटा जा रहा है, तो ये भी चुनाव खत्म होते ही जरूर बंद हो जाएगा। चुनाव से ठीक पहले सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। आने वाले समय में तीखी हुई बयानबाजी के कई और रंग देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अखिलेश यादव का समाजवादी इत्र से वोट साधने का जो ये दांव है, क्या ये कारगर होगा? ये सवाल हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे पूछा था। तो कू ऐप पर आपने अपने विचार रखे हैं। उसमें से जो जवाब हमें मिले हैं उसमें से 8% लोग ये मानते हैं कि हाँ कारगर होगा, जबकि 92% लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये कारगर नहीं होगा। तो ये था 10 में है दम का आज का ये सफर। लेकिन आप लगातार बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ, क्योंकि हम हैं लगातार लाइव।